Hello students, today our topic is software, and in this lecture we are going to discuss about different types of software. In our last lecture we already discussed about system software, and this lecture of main focus is to discuss about application software. So students, let's start. तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कल जो पढ़ाया था आपको, उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई थी आपको। सॉफ्टवेयर is nothing but only the set of programs that governs the operation of a computer system and makes the hardware run. तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोला जाता है और इसका काम कंप्यूटर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, हार्डवेयर को रन कराना होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर की टू कैटेगरीज होती हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सिस्टम को प्रॉपर्ली रन कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दैट आर कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सब आते हैं। कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और एक आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे, पर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए चलते हैं, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लैंग्वेज प्रोसेसर ये भी कल डिस्कस हो गया था, यूटिलिटीज़ और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी डिस्कस हो चुका था, और 4th था डिवाइस ड्राइवर। तो एक बार थोड़ा सा हम एक बार इसको फिर से मेन पॉइंट्स बता देते हैं और फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। डिवाइस ड्राइवर कल डिस्कस नहीं हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटीज़ और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तक हमने कल पढ़ा दिया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए उसको। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन ये। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका बेसिकली एक प्रोग्राम है जो एक्ट करता है एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम और द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस का काम करता है। तो हम डायरेक्ट एक्चुअली हार्डवेयर के साथ डील नहीं कर सकते, हमको उसके लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। इसको ऐसे समझिए कि आपको मान लीजिए कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, सपोज आपको कुछ टाइप करना है, तो आप एम एस वर्ड में टाइप करेंगे। एम एस वर्ड के लिए आपके पास एम एस ऑफिस का होना ज़रूरी है, वो आपके पास है भी, आपके पास कंप्यूटर भी है। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर रखा, आपने सपोज विंडो इंस्टॉल नहीं कर रखी है, तो आप एम एस ऑफिस को भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। एम एस ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको विंडो को इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडो 10 या विंडो 7। जब एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, मान लीजिए विंडो 10 को इंस्टॉल कर लिया, तब उसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे। तब आप अपनी कोई भी फाइल अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी ऑफिस से रिलेटेड फाइल है, वर्ड से रिलेटेड फाइल है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है मेनली कि यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है आपका हार्डवेयर से। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसको कैसे। ये डायग्राम क्लियरली बता रहा है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरफेस है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। देखिए यूज़र है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एरो का सिंबल बता रहा है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कनेक्शन है आपका। देन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में लिंक है। तो इससे डायग्राम से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार डायग्राम देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लिखने को आता है तो डेफिनेशन लिखने के साथ एग्जाम्पल भी लिखना है आपको, और साथ साथ ये डायग्राम भी बनाना है। अगर 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आता है, तो मोर देन 2 मार्क्स का आता है तो फिर आपको इसके फंक्शंस को भी बताना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, आपकी बुक में दे भी रखा है, तो डिटेल में दे रखा है वहाँ पर। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में तो आना ही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ इतना है कि किस तरीके से पूछा जाएगा, लॉन्ग में, शॉर्ट में, किस तरीके से पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा ये कंफर्म है, डेफिनेटली क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आना है इसमें से, ठीक है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो आपसे, तो आपको डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद फिर आपको डिस्क्राइब करना है इसको। डायग्राम ड्रॉ जरूर कीजिएगा। डायग्राम अपने आप में एक अपनी एक इसकी सिग्निफिकेंस है, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायग्राम के थ्रू जो बातें हम जनरली
नहीं लिख पाते तो डायग्राम को देख के समझ में आ जाती चीज़ें, ठीक है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ये डायग्राम आपको लिख के आना है। तो थोड़ा फंक्शन भी देख लेते हैं इसके। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं: मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके। कल हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे फंक्शंस को, कल के वीडियो में, ठीक है। तो अभी तो आपको सिर्फ हेडिंग ही याद करनी है, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने के लिए है। और जैसे मैंने बताया एक अलग से टॉपिक भी दे रखा है वहाँ, तो फिर हम कल का जो वीडियो होगा हमारा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही होगा। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं: मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमें यूज़र नेम पासवर्ड देके। डिफरेंट रिसोर्सेज जो भी कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं उनको मैनेज करता है, एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम इसका होता है। कमांड इंटरप्रेटर का मतलब है ऐसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इसका होता है। डिफरेंट फाइल्स जो कंप्यूटर सिस्टम्स को होती हैं वो मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और डिफरेंट इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होता है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो ये इसके वर्क थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो 2 मार्क्स में तो फंक्शंस को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ग्राफ बना दीजिएगा। आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशेंट, क्योंकि आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल बताएंगे, फिर डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और फिर आप फंक्शंस को भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना बहुत है, क्योंकि वहाँ ही आपसे एक्सपेक्टेशन की भी नहीं जाती कि आप वहाँ पर सभी फंक्शंस को डिटेल में बताएंगे। हाँ, लेकिन अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है तो फिर यहाँ आपको बताना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। बात की अब लैंग्वेज प्रोसेसर की। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है। इससे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। So, a language processor is a special type of system software that has the capability to translate the source code और program code into machine code। तो ये क्या काम करता है? ये सोर्स कोड जो होता है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। वो बात ये है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 को ही समझता है कंप्यूटर। तो जो भी हम कोड लिखेंगे प्रोग्रामिंग का वो फाइनली 0-1 में कन्वर्ट होना है। तो इसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर आते हैं सभी लैंग्वेज के लिए, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी होती हैं उनके साथ लैंग्वेज प्रोसेसर रहते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर की जहाँ तक बात है, असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है, और असेंबली लैंग्वेज आपकी सिम्बॉलिकल फॉर्म में लिखी जाती है 0-1 में। आउटपुट जो मिलेगा फाइनली 0-1 ही मिलेगा आपको। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये दोनों ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसमें सिंबल्स की फॉर्म में कोड को लिखा जाता है। असेंबलर उस कोड को 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज आपकी मशीन डिपेंडेंट भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो असेंबलर के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फर्स्ट थिंग। अब उसमें ये भी बताना है आपकी असेंबली लैंग्वेज क्या है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोड को सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हैं आपकी, C++ हो गया आपका, और पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं। इनके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं आपके ये। तो फिर कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में अगर आपको एक लाइन में डिफरेंस याद करना है तो समझ जाइए, कंपाइलर एंटायर सोर्स कोड को इन ए सिंगल गो, एक बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज कोड में, ठीक है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। कंपाइलर फास्ट होता है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है, आपका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है इंटरप्रेटर। तो देखते हैं एक बार इसके भी बारे में थोड़ा सा। देखिए कंपाइलर के बारे में, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल वन एट ए टाइम। तो सभी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट नहीं करता मशीन कोड में। ऑब्जेक्ट कोड फिर फाइनली मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और एक बार में कन्वर्ट कर देता है, ये अलग बात है। तो इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टर है। ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को बिलोंग करता है। सिंटैक्स एरर को फाइंड आउट कर देता है। प्रोग्रामिंग आपकी जो भी सिंटैक्स एरर होंगी एक बार में सबको बता देगा कितनी सिंटैक्स एरर है प्रोग्राम के अंदर।
कॉम्पाइलर के लिए एरर डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लिखा भी हुआ इट इज़ डिफिकल्ट टू कॉम्पाइलर टू डिटेक्ट एरर्स एंड when an error occurs in the program it stops its translation and after removing errors whole program is translated again. तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो ये ट्रांसलेट करना उसे रोक देगा, उसके बाद ये आप एरर को जब रिमूव करोगे तब आपका प्रोग्राम दोबारा से ट्रांसलेट होगा और तब एग्जीक्यूट कर पाओगे आप. एंड इट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट कोड. तो ये ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करता है, आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, देन ऑब्जेक्ट कोड फाइनली कन्वर्ट होता है मशीन कोड में. तो ये काम होता है कॉम्पाइलर का. इन शॉर्ट कॉम्पाइलर इंटरप्रेटर से ज़्यादा फास्ट होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करने के काम करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड में. उसके लिए एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कोड, जिसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. और एक बार में कंप्लीट सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ये आपका. ठीक है, फास्ट होता है जनरली. अगर हम कंपेरिजन करें इसको तो ये फास्ट होता है इंटरप्रेटर से. देखिए इंटरप्रेटर में लिखा हुआ दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्टेड HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज पर कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन. तो ये प्रोग्राम को मशीन कोड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है विदाउट कन्वर्टिंग इट टू ऑब्जेक्ट कोड, और ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, एक लाइन. तो देखिए इसमें जैसे हम पाइथन को भी यूज़ करते हैं, तो पाइथन आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने देखा होगा कि अगर आपके प्रोग्राम नंबर, आपका कोई प्रोग्राम है उसमें लाइन नंबर 4 और 5 में एरर है, तो पहले वो लाइन नंबर 4 की एरर को शो करेगा, 4 और 5 दोनों की एरर शो नहीं करेगा. जब आप 4 में अगर सिंटैक्स एरर है तो उसको शो करेगा. जब आप 4 की एरर को रिमूव कर दोगे तो फिर 5 में जो एरर, लाइन नंबर 5 में जो एरर होगी वो आपको दिखाई देगी वहाँ पर. तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को. तो लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, तो आप एक लाइन के अंदर जब एरर रिमूव करोगे तो फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रोग्राम एरर में अगर एरर होगी तो दिखाएगा वो. तो इसकी वजह से क्या है कि ये थोड़ा सा इंटरप्रेटर स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पाइलर. तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, किसी के साथ कॉम्पाइलर होता है तो कहीं आपका इंटरप्रेटर होता है. तो पाइथन में इंटरप्रेटर है. If there is any error in any line, it report it at the same time and program execution cannot be resumed until the error is rectified. तो यही है कि अगर प्रोग्राम में आपको किसी लाइन में एरर है तो एरर बता देगा ये आपको, और जब तक आप रेक्टिफाइड नहीं करोगे एरर को तब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा जब तक एरर रेक्टिफाइड नहीं हो जाएगी. लास्ट है आपका असेंबलर. असेंबलर आपका एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कोड में. और जैसे मैंने बताया असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोड आपका जो लिखा जाता है, बेसिकली वो कोड आपका लिखा जाता है सिंबल्स की फॉर्म में. ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? असेंबलर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी बताया था मैंने. इंटरप्रेटर कॉम्पाइलर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, याद कर लीजिए. 3 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरप्रेटर में फर्स्ट है ट्रांसलेट प्रोग्राम 1 स्टेटमेंट एट ए टाइम. तो एक बार में एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, अभी बताया था मैंने आपको. कॉम्पाइलर में है आपका इट स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड. तो ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में. सेकेंड है इट टेक्स लेस अमाउंट ऑन टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोअर. ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इसका स्लोअर है, बस इतना ही लिखिए आप. ठीक है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इसमें ज़्यादा लगता है इसमें इंटरप्रेटर में, जबकि ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम कॉम्पाइलर के अंदर कम होता है. कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता. नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, हैंस आर मेमोरी एफिशिएंट. तो कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता, इसलिए ये मेमोरी एफिशिएंट होता है इंटरप्रेटर. जबकि कॉम्पाइलर के लिए जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फॉर द रिक्वायर्ड लिंकिंग हैंस रिक्वायर्ड मोर मेमोरी. तो ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं जिनको लिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है बाद में, तो ये मेमोरी ज़्यादा आपको इसमें रिक्वायर्ड होती है. In short, compiler is much more faster than interpreter. First point, compiler converts the whole source code into a single go, while interpreter converts the source code line by line. तो ये दो important डिफरेंस है, याद रखिएगा. कोई ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं होता, इंटरमीडिएट कोड क्रिएट नहीं होता. इंटरप्रेटर के केस में, कॉम्पाइलर में ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है. तो ये डिफरेंस थे. इतना ही लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, तो आई थिंक सफिशेंट रहेगा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 डिफरेंस लिख देंगे तो मुझे नहीं लगता कि मार्क्स में डिडक्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके से. आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगा ये आपका. आगे चलते हैं. यूटिलिटी प्रोग्राम. यूटिलिटी प्रोग्राम को यूटिलिटी भी बोला जाता है.
और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, कुछ आप अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ है, इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे फाइल कंप्रेशन टूल, फाइल का साइज़ ज़्यादा है, आप कम करना चाहते हैं तो रिड्यूस करना चाहते हैं तो फाइल कंप्रेशन टूल की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली ये मेंटेनेंस का काम करते हैं, सिस्टम मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो एंटीवायरस प्रोग्राम का क्या मतलब है, एंड आपने अपने कंप्यूटर में भी अगर आपका एंटीवायरस है तो उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि वायरस को डिटेक्ट करना, उनको रिमूव करना, ठीक है। तो मेंटेन कर रहे हैं तरीके से आपके सिस्टम को कि आपका सिस्टम वायरस फ्री रहे। तो ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम हो जाएगा। याद रखिएगा 1 मार्क में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम। इसी तरीके से स्पाईवेयर रिमूवर है, जो स्पाईवेयर्स को डिटेक्ट करते हैं। स्पाईवेयर वो मालवेयर्स होते हैं जो बेसिकली आपके सिस्टम में इंसर्ट किए जाते हैं समहाउ इंटरनेट्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू, और आपके सिस्टम में से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करके वो विदाउट योर परमिशन दूसरी जगह पर भेजते हैं। तो स्पाईवेयर रिमूवर भी आते हैं, तो ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। दैन डिफ्रैगमेंटर, तो ये बेसिकली कंप्यूटर में जो आपकी हार्ड डिस्क है, जो अनयूज्ड स्पेस है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं आपके डिस्क फ्रैगमेंटर में। डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये काम होता है इनका। आप अपनी हार्ड डिस्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, यूजिंग डिस्क डिफ्रैगमेंटर से। नेक्स्ट आता है बैकअप एंड रिस्टोर यूटिलिटी। तो कंप्यूटर का बैकअप लेने के लिए बैकअप यूटिलिटी का यूज़ किया जाता है। पुराने डेटा को पुराने फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि रिस्टोर करने के लिए फिर रिस्टोर यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो ये सभी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी सिस्टम मेंटेनेंस का काम करते हैं। कल हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं आपके? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल पर्टिकुलर हार्डवेयर विच इज़ असेंशियली अटैच्ड टू द सिस्टम। फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल सच ड्राइवर्स आर प्रिंटर ड्राइवर्स, साउंड कार्ड ड्राइवर, बीजे ड्राइवर्स। देखिए, जितने भी ये आपके हार्डवेयर्स आते हैं, आपको ये कंप्यूटर के साथ अटैच करने, फॉर एग्जांपल आपको प्रिंटर अटैच करना है, तो प्रिंटर को यूज़ करना है, तो प्रिंटर को आप सिस्टम से कनेक्ट करेंगे अपने। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंटर से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जितने भी ये डिवाइसेस होती हैं, इनके साथ इनके ड्राइवर्स आते हैं। तो ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको सिस्टम से हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज़फुल होते हैं। विदाउट यूजिंग द डिवाइस ड्राइवर यू आर नॉट एबल टू यूज़ डिफरेंट हार्डवेयर्स। तो जैसे प्रिंटर के लिए आपको पहले उसका ड्राइवर जो प्रिंटर के साथ है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में। उसके बाद ही आपका प्रिंटर वर्क करेगा आपके सिस्टम के साथ। मतलब आपका प्रिंटर तभी रन करेगा, तभी आपके सिस्टम के साथ अटैच होगा, या आप प्रिंट दे पाएंगे जब तक उसका डिवाइस ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तभी उसके बाद ही पॉसिबल है। जब तक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया तब तक नहीं। इसी तरीके से साउंड कार्ड ड्राइवर आता है। तो साउंड कार्ड ड्राइवर भी आपका, अगर सिस्टम के अंदर आपको साउंड चाहिए तो साउंड कार्ड ड्राइवर के थ्रू आप जब तक इंस्टॉल करोगे तभी आपका साउंड आएगी, अदरवाइज साउंड नहीं आएगी, चाहे साउंड कार्ड क्यों ना इंस्टॉल हो आपके सिस्टम के अंदर। इसी तरीके से वीजे ड्राइवर्स हैं। तो डिस्प्ले से रिलेटेड अगर आपको जब तक वीजे ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करोगे तो डिस्प्ले में प्रॉब्लम रहेगी आपकी। तो इस तरीके से डिफरेंट हार्डवेयर के सभी के अपने ड्राइवर्स आते हैं, ठीक है। आपने एक्चुअली जैसे देखा होगा, पेन ड्राइव भी आप लगाते हैं तो पेन ड्राइव में ड्राइवर इंस्टॉल होता है। वो अलग बात है कि वो प्लग एंड प्ले पर वर्क करता है। आप जैसे ही पेन ड्राइव को लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। कुछ को हमें मैनुअली करना पड़ता है, कुछ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ड्राइवर सभी हार्डवेयर के आपके रहते हैं और आपको इंस्टॉल करना होता है। तो डिवाइस ड्राइवर अगर एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको लिखना है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स पर्टिकुलर हार्डवेयर विच इज़ एसेंशियली अटैच टू द सिस्टम। तो जो सिस्टम के साथ अटैच है उस तरह के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं। अब इससे पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करें, एक और कॉन्सेप्ट होता है फर्मवेयर का। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्मवेयर क्या है? फर्मवेयर इज़ अ परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू अ रीड ओनली मेमोरी। तो बुक में डेफिनेशन दे रखी है, हालांकि डेफिनेशन की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं बन सकती। तो 9th क्लास के लेवल के लिए ये डेफिनेशन भी ठीक ही है, बुक में भी ऐसे ही दे रखा है। रीड ओनली मेमोरी को हम रोम भी बोलते हैं। तो रोम के अंदर जो
प्रोग्राम होते हैं जो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, मैंने बताया था रोम एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है, इसके अंदर प्रोग्राम फीड किए जाते हैं। ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये जो परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, इन्हीं को फर्मवेयर बोला जाता है, या ये फर्मवेयर कहलाते हैं। ऐसा कहें तो ज़्यादा सही होगा, ये फर्मवेयर कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो आपको भी डेफिनेशन एग्जाम में यही लिखनी है, बुक में भी आपको यही दे रखा है, फर्मवेयर इज़ अ परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू रीड ओनली मेमोरी। और वो प्रोग्राम कौन से होते हैं? तो वो प्रोग्राम है आपके बायोस, BIOS इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म है इसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या है? बायोस इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन फर्मवेयर विच कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो बायोस आपके बेसिकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं जो फर्मवेयर में इंस्टॉल होते हैं, यानी रोम के अंदर यहाँ पर, जो बेसिकली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फुल फॉर्म होती है बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर, आपके पर्सनल कंप्यूटर में को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब तक आपका बायोस इंस्ट्रक्शन, जब आप पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है वो बायोस इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होती हैं आपकी कंप्यूटर सिस्टम में, यानी रोम चिप के अंदर जो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है या प्रोग्राम से स्टोर्ड है, जिसे हम फर्मवेयर बोलते हैं, और इंस्ट्रक्शंस का नाम है बायोस, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती हैं। तो लिखा भी हुआ बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम अ पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूजेज टू गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन। जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बायोस इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होती हैं। तो और क्या काम करते हैं? इट ऑल्सो मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड डिवाइसेस सच एज द हार्ड डिस्क, वीडियो अडेप्टर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर्स। साथ ही मैनेज करते हैं डेटा को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डिवाइस अटैच हैं, जैसे ऑपरेटिंग कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क हो गया, वीडियो अडेप्टर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सभी को। तो बायोस इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम एंड कम्स विद इट व्हेन यू ब्रिंग इट होम। तो बायोस को अलग से परचेज नहीं करना होता, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही आता है। ठीक है, तो अलग से आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता। और ये रीड ऑनली मेमोरी में इसलिए होता है क्योंकि आप इसको चेंज ना कर सकें, आप खाली इसको रीड किया जा सकता है, डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता आपके थ्रू, तो इसलिए रीड ऑनली मेमोरी का पार्ट होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं वो रोम चिप में परमानेंटली स्टोर की जाती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस बायोस कहलाती हैं, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। ठीक है, और जो प्रोग्राम फीड किए जाते हैं रीड ऑनली मेमोरी के, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन ये भी है आपकी। वो प्रोग्राम क्या है, उसका पर्टिकुलर नाम क्या है? बायोस। और जो प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी के अंदर फीड किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो याद रखिएगा। और बायोस को क्या काम है? ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो डिवाइस अटैच्ड है कंप्यूटर के साथ, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, वीडियो अडेप्टर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, उनको ये मैनेज करता है, उनके बीच में डेटा किस तरीके से फ्लो होगा। अभी कॉन्सेप्ट आता है बूटिंग का। बूटिंग क्या होती है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बूटिंग समझ लीजिए, when we start our computer then there is an operation which is performed automatically by the computer which is also called as booting। तो जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के प्रोसेस को ही बूटिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपने पावर ऑन किया तो ऐसा तो है नहीं कि आपने पावर ऑन किया और आपका सिस्टम तभी ऑन हो गया। कुछ प्रोसेस रन होता है, उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट लगती हैं, डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपको फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होता हुआ दिखता है, अपनी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिलता है। तो ये तो कन्फर्म है कि पावर ऑन करने के बाद एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर सिस्टम में, इस प्रोसेस को ही बायोस बोलते हैं। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन वी स्टार्ट आवर कंप्यूटर देन देयर इज़ एन ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंप्यूटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बूटिंग। तो एक प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। In the booting system, will check all the hardware and software those are installed attached with the system and will also load all the files those are needed to running the system। तो बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बूटिंग प्रोसेस में ये देखा जाता है कि जितने सभी हार्डवेयर हैं वो चेक किया जाता है बूटिंग प्रोसेस के अंदर कि वो आपके प्रॉपर्ली रन कर रहे नहीं हैं, अटैच हैं कि नहीं हैं, सॉफ्टवेयर्स जो भी हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं हैं, जो भी सिस्टम के साथ हैं। और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी फाइल्स लोड हैं कि नहीं हैं। तो वो सभी सिस्टम्स फाइल्स लोड हैं कि नहीं हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली लोड है कि नहीं, हार्डवेयर सभी अटैच्ड है कि नहीं है, ये प्रोसेस चेक करने के प्रोसेस को ही बूटिंग बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं इन द बूटिंग सिस्टम विल चेक ऑल द हार्डवेयर्स। तो सिस्टम चेक करता है दैट ऑल द हार्डवेयर्स एंड द सॉफ्टवेयर दोज आर इंस्टॉल्ड और अटैच्ड विद द सिस्टम एंड दिस विल ऑल्सो लोड ऑल द फाइल्स दोज आर नीडेड फॉर रनिंग अ सिस्टम।
तो सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है जो सिस्टम को रन कराने के लिए ज़रूरी हैं, और वो फाइल्स जो सिस्टम को प्रॉपर रन कराने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सभी हैं कि नहीं। सो इन द बूटिंग प्रोसेस ऑल द फाइल्स दोज आर स्टोर्ड इन द रोम चिप विल ऑल्सो बी लोडेड फॉर रनिंग सिस्टम। तो बूटिंग प्रोसेस में जो फाइल रोम चिप के अंदर यानी बायोस इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो भी एग्जीक्यूट होती हैं। तो वो बायोस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं बूटिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट, दिस इंस्ट्रक्शन दोज आर नेसेसरी टू स्टार्ट द सिस्टम विल बी रीड एट द टाइम ऑफ बूटिंग। तो जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को रन कराने के लिए ज़रूरी होती हैं बूटिंग टाइम पर, उसका सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए विल बी रीड एट द टाइम ऑफ द बूटिंग, तो वो ज़रूरी होती हैं आपकी बूटिंग में। तो द इंस्ट्रक्शन दोज आर नेसेसरी टू स्टार्ट द सिस्टम विल बी रीड एट द टाइम ऑफ द बूटिंग। तो एट द टाइम ऑफ द बूटिंग जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं वो आपकी रीड की जाती हैं एट द टाइम ऑफ बूटिंग। तो ये बूटिंग का कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट में अगर हम इसको ऐसे कहें कि सिस्टम को स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना बूटिंग है, तो गलत नहीं होगा। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है याद रखने के लिए। और इसमें होता ही है कि जो भी फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम बूटिंग का प्रोसेस ये होता है कि जो भी फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को रन कराने के लिए ज़रूरी हैं वो सभी अटैच्ड हैं कि नहीं है, प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं है, सॉफ्टवेयर सभी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, और जो रोम चिप के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसके अंदर रन होती हैं, यानी बायोस इंस्ट्रक्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बूटिंग के भी इन टाइप है, एक होता है वार्म बूट और एक होता है कोल्ड बूट। वार्म बूट का मतलब होता है रिस्टार्ट कंप्यूटर को हम देखिए एक तो स्टार्ट करते हैं और एक हम रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट करने वाले प्रोसेस को वो भी बूटिंग में आता है, और जब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इनिशियल फेज से तो वो भी आपका बूटिंग में ही आता है। तो दोनों ही आते हैं, स्टार्ट और रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने वाले को वार्म बूट बोलते हैं और स्टार्ट करने के प्रोसेस को हम कोल्ड बूट बोलते हैं। तो लिखा हुआ है वार्म बूट मीन्स रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन। एक कंप्यूटर जो पहले से ऑन है उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा वार्म बूट। एंड ए कोल्ड बूट मीन्स स्टार्टिंग कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑफ। तो पहले से ऑफ है, अब हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका कोल्ड बूट। तो एक सिस्टम जो पहले से ऑलरेडी ऑफ है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कोल्ड बूट कहलाएगा, और जो पहले से ऑन है उसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो वार्म बूट कहलाएगा। वार्म बूट में देखिए लिखा हुआ है इट नॉर्मली हैपेंस आफ्टर इंस्टॉलिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और आफ्टर एन एप्लीकेशन क्रैशेज और स्टॉप वर्किंग। तो वार्म बूट कब होता है? जब देखिए कभी आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, या हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, तब आपसे रीस्टार्ट करने के लिए कहा जाता है सिस्टम को। आपने डेफिनेटली किया होगा, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं तो मैसेज आता है कि सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए। तो रीस्टार्ट करने वाले इस प्रोसेस को वार्म बूट बुलाया जाता है उस समय। कोल्ड बूट में क्या है, इट हैपेंस व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली पावर्ड ऑफ। तो हम जनरली क्या करते हैं, शट डाउन दे देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, बाद में ऑन करते हैं तो कंप्यूटर पे स्टार्ट होता है, तो उसको प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, कोल्ड बूट बोला जाएगा। तो पहले से जो कंप्यूटर सिस्टम ऑलरेडी बंद है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कोल्ड बूट कहलाएगा। और वार्म बूट पहले से ऑन है लेकिन हमने चूँकि कोई नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और हमसे रीस्टार्ट मांगा जा रहा है तो हम रीस्टार्ट करते हैं, तो फिर वो कहा जाएगा आपका वार्म बूट। तो ये दोनों आपकी बूटिंग के टाइप्स हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है वार्म बूट और कोल्ड बूट में क्या डिफरेंस है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अभी स्टूडेंट्स हमारा सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हमने सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया, साथ में हमने फर्मवेयर को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। एक बीच में टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, फर्मवेयर था, वो हमने डिस्कस कर लिया। बायोस, बूटिंग, टाइप्स ऑफ बूटिंग्स, फर्मवेयर, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जाते भी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप। फर्मवेयर की डेफिनेशन, बायोस की फुल फॉर्म, बायोस का काम, बूटिंग, ठीक है, बूटिंग के टाइप्स, वार्म बूट और कोल्ड बूट, अलग से डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वार्म बूट और कोल्ड बूट में क्या डिफरेंस है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस कई बार पूछा जा चुका है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा चुका है आपका अलग से। पर्टिकुलर किसी एक यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है कि डिस्क फ्रैगमेंटर का क्या काम होता है या क्या ज़रूरत होती है इसकी कंप्यूटर सिस्टम में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।